हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2024। दोस्तों, इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि अगर विपक्ष कोई रणनीति बनाता है तो उस रणनीति के बल पर क्या मोदी को हराया जा सकता है। इसी के ऊपर हमारा वीडियो का केंद्र होगा। दोस्तों, 2024 में बीजेपी को हराने के लिए उसके पाले में खेलने की बजाय विपक्ष को रणनीति बनानी होगी। विपक्ष की एकता के बारे में चल रही नए सिरे की बातचीत के बीच गैर भाजपा दलों को आवश्यक सामाजिक और आर्थिक मांगों को पूरा करने के वादों के साथ उन्हें सांस्कृतिक प्रतीकवाद से जोड़ना होगा। दोस्तों, विपक्षी दलों को अब अधिक ठोस खाका बनाने की ज़रूरत है ताकि वे 3 लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकें, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का आकलन करना, उनकी कमजोरियों पर स्पष्ट नज़रिया अपनाना और एक प्रभावी विकल्प पेश करना। विपक्ष जो विकल्प पेश करेगा उसमें प्रतीकात्मक अपील और जनसंपर्क की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही उसके माध्यम से एक भावनात्मक उत्साह पैदा करना चाहिए, सांस्कृतिक जुड़ाव की भावना पैदा होनी चाहिए और एक व्यावहारिक आर्थिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए। इसके बाद विपक्ष को इन सभी मुद्दों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से पेश कर उसके सार और ग्लैमर के साथ जनता से संवाद करना होगा। विपक्षी दलों को एक ऐसे प्रभावी अभियान की ज़रूरत है जो आम पुरुष या महिला को ये विश्वास दिला सके कि भले ही वे मोदी की आलोचना नहीं करना चाहें, लेकिन सत्ता में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। अगला चुनाव मोदी बनाम बाकी नहीं होना चाहिए, बल्कि जोर मोदी के बावजूद बदलाव की ज़रूरत पर केंद्रित होना चाहिए। एक अभियान जो ऐसा कर सकता है वह सकारात्मक होना चाहिए और आशावादी भी होना चाहिए। दोस्तों, भारतीय भी जानते हैं कि वर्तमान शासन कहाँ गलत है, फिर भी उन्हें लगता है कि विपक्षी दल भी बेहतर स्थिति में नहीं है। वे जानते हैं कि मोदी को खारिज करने का मतलब धर्म, राष्ट्र, परिवार और क्षेत्र के संदर्भ में खास किस्म के अपनेपन को खारिज करना हो सकता है, जिसकी उन्होंने पिछले 8 वर्षों में कल्पना की थी। इसलिए विपक्ष को अपनेपन की भावना को खोए बिना लोगों को मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए जनता को मनाने की ज़रूरत है। मोदी फिर से शक्तिशाली कॉकटेल बनाएंगे जिसमें अपनापन और विकास दोनों का घालमेल करने की कोशिश करेंगे और इस कॉकटेल को विफल करना विपक्ष का महत्वपूर्ण काम बन जाता है। फ्रेंड्स, विपक्ष का शुरुआती बिंदु ये होना चाहिए कि वह मोदी से बेहतर प्रदर्शन करेगा और बताया जाना चाहिए कि मोदी ने जो वादे किए थे, यहाँ तक कि कोरी बयानबाजी के रूप में किए गए कोई भी वादे पूरा करने में वो विफल रहे। उदाहरण के लिए, मोदी अपनेपन की भावना का वादा करते हैं लेकिन खुद जनता से दूर रहते हैं। इस अत्यधिक शक्तिहीन वास्तविकता को उजागर करना होगा और लोगों तक पहुंचने का यही एकमात्र तरीका है। शायद जैसा कि आप जानते हैं कि इसके साथ जनता की खास मांगों और उनके संघर्ष के संभावित बिंदुओं को समायोजित करने की जरूरत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मोदी को हिंदू पहचान को हथियाने का फ़ायदा मिला है। इसके जरिए वे समय की ज़रूरत के मुताबिक विभिन्न समूहों और पहचानों को शामिल करते या उन्हें दूर करते रहते हैं। हमने देखा है कि किस तरह उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को हटा दिया और वादे पूरे नहीं किए और फिर भी अपनी वैधता बरकरार रखी है। विपक्षी दलों के लिए यह तय लाभ नहीं हो सकता है। विपक्षी खेमे में कई नेताओं ने अल्पसंख्यकों से खुद को दूर करने और हिंदू धार्मिकता को लागू कर इस पहेली से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ी, जब ममता बनर्जी ने देवी दुर्गा के सम्मान में भजन गाए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ मंदिरों का दौरा किया। इस प्रकार इस सवाल का कोई तय जवाब नहीं है कि हिंदू वर्चस्व की भाषा का कैसे मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों, विपक्ष भ्रम में है क्योंकि वह हिंदू पहचान से दूरी बनाने और उसे विनियोजित करने के बीच झूल रहा है। इसे फिर से खुद को एक नए अंदाज में ढालने की ज़रूरत हो सकती है ताकि सांस्कृतिक प्रतीकवाद को सामाजिक और आर्थिक मार्गों से जोड़ा जा सके। इसे एक क्रांतिकारी सामाजिक एजेंडे का वादा भी करना पड़ सकता है, जिसमें सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा, एक बुनियादी आय योजना और इसी तरह के कुछ जन मुद्दे जरूरी हैं।
ये उस आशा और आशावाद को दोबारा जिंदा कर सकते हैं जिसे वर्तमान शासन ने लगभग भंग कर दिया है। सार्वभौमिक सरोकारों में अक्सर प्रतीकात्मक और भावनात्मक अपील का अभाव होता है, लेकिन फिर यह विपक्ष का काम है कि वो ऐसी भाषा का आविष्कार करे जो एक खास स्थान और कल्पना को सार्वभौमिक अपेक्षाओं से जोड़ सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष को हिंदुओं को दिखाए जाने वाले कथित खतरे के झांसा का पर्दाफाश करना पड़ सकता है और वर्तमान शासन के ट्रैक रिकॉर्ड जो विफलताओं से भरा है उसको मजबूती से पेश करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए वह इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकता है कि सरकार हिंदुओं को और अधिक सुरक्षित बनाने में कैसे विफल रही है। ये भी बताना कि बजाय अधिक सुरक्षा के कैसे बहुसंख्यक समुदाय अधिक असुरक्षा और दुख में डूब गया है। उसे बहुसंख्यक समुदाय को ये विश्वास दिलाना होगा कि ये मौका नहीं है, बल्कि बहुसंख्यकवादी राजनीति की मजबूरियाँ ही जो उनकी बढ़ती सुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है। ये भी कहना होगा कि पिछले लगभग एक दशक में वे यानी कि हिंदू काफ़ी कम भाग्यशाली रहे हैं और सभी महत्वपूर्ण संकेतकों पर नीचे फिसल गए हैं। इसे हिंदुओं को यह भी याद दिलाना पड़ सकता है कि देश 2004 से 2014 के बीच बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। इस जटिल कथा को सरल और ठोस बनाना ही उनकी सफलता की कुंजी है। फ्रेंड्स, मोदी शाह के गठबंधन ने आरएसएस के साथ मिलकर मतदाताओं को कमज़ोर करने के ठोस प्रयास किए हैं ताकि वे मोदी पर निर्भर महसूस कर सकें। देश का आत्मविश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। मतदाता को फिर से सशक्त महसूस कराने, गरिमा और आत्मसम्मान हासिल करने की ज़रूरत है। विपक्ष को मतदाताओं की शक्तिहीनता के घेरे से बाहर निकालने की ज़रूरत है, जो उनके साहसिक नेतृत्व का आगाज़ होगा। इस तरह के अभियान में ममता अपने आप में एक नए प्रतीकात्मक का प्रतीक है, लेकिन विपक्षी खेमे को जागरूक होने की ज़रूरत है क्योंकि मतदाताओं को इस अंतर्निहित भंवर में धकेल दिया गया है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ठोस रणनीति की बारीकियों को अंजाम देने के बाद ही सूचना, डेटा और निर्वाचन क्षेत्रवार विश्लेषण काम करेगा। इन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक नए राजनीतिक गठबंधन की अपील है। ममता के चुनाव प्रचार से सुराग मिल रहा है। उन्होंने भाजपा द्वारा गढ़ी गई हर कहानी का जवाब दिया है, यहाँ तक कि जरा सी भी आलोचना या झूठे अभियान को नज़रअंदाज नहीं किया और इसने अंततः हाल के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनके चुनावी लाभ को जरूरी गति दी थी। भाजपा की सत्तावादी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह इसका मुकाबला करने के लिए हर संभव आलोचना को गंभीरता से लेती है। जरूरी नहीं कि वह उसे संबोधित भी करे। प्रत्येक आलोचना मतदाता को एक सुविधाजनक बिंदु प्रदान करती है जहां से शेष अभियान की कल्पना और समझ बन सकती है। मुद्दों को वास्तविकता से जोड़कर फ्रेम करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि 2024 चुनाव अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा। इन सभी कारकों को सरअंजाम देने के लिए जल्दी शुरुआत करना विपक्ष का आवश्यक कदम होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।